जस्ट कर दिया था एग्ज़ाम, कैसा हुआ? बढ़िया। तुमने नहीं दिया क्यों? कहाँ था सेंटर? पैटर्न क्या मतलब? क्वेश्चन तो वही थे ना। अब मार्किंग उन्होंने शायद 9 नंबर और 3 नंबर कर दी। जस्ट में 300 नंबर का पेपर आया था इस बार। और सेट में क्या हुआ हैं? आर यू एंट्रेंस पीजी लेवल वाला ना? अब देखो, अब ये नई नई यूनिवर्सिटीज। अब एक बात बताओ, देखो एक बात बताओ मुझे, आर सेट का एग्ज़ाम क्यों हो रहा है ये बताओ? आर सेट का एग्ज़ाम इसलिए हो रहा है जिससे आप कॉलेज लेक्चरशिप के लिए हो रहा है मेनली। तो कॉलेज लेक्चरशिप में 11th 12th पढ़ाएंगे, बीएससी एमएससी पढ़ाएंगे? बीएससी एमएससी पढ़ाएंगे ना। अब उनको ये सोचना चाहिए कि हम जो पेपर दे रहे हैं उसमें बीएससी एमएससी आनी चाहिए। अब उन्होंने दे दिया 11th 12th। सर वो ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट ईयर वाले पेपर से एक्सचेंज हो गया। हाँ, वो मीम्स वगैरह बन रहे हैं, वो अक्षय कुमार वाला इधर उधर वाला ना। अच्छा, आप एक काम करना, जितने भी अदर स्टेट के एग्जाम्स हैं है ना, सेट वाले, एक बार उनका पेपर उठा के देखना। वैसा ही होना भी वैसा ही चाहिए, वही तो होना भी ऐसा ही चाहिए। तो अब उन्होंने पता नहीं किस तरह से दे दिया। एक क्वेश्चन करो भाई जल्दी से। आरपीएससी 2021 में ही पूछा हुआ था, ठीक है? क्या है क्वेश्चन देखो। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए, आवाज नहीं, ए पार्टिकल ऑफ मास m moves in a one dimensional simple harmonic potential, one dimensional simple harmonic potential v naught is equal to half kx square with angular frequency omega, with angular frequency omega is equal to अंडर रूट k by m, ठीक है? देखो, इफ स्मॉल परटर्बिंग टर्म, इफ स्मॉल perturbing term v1 is equal to half, v1 is equal to half delta k x square, delta k x square is added, then first order perturbation, then first order perturbation in the energy of the ground state is, in the energy of ground state is, energy of ground state is, ऑप्शन ए लिखेंगे, E1 is equal to half डेल्टा k by k का स्क्वायर h क्रॉस ओमेगा। ऑप्शन बी लिखेंगे 1/4 डेल्टा k by k h क्रॉस ओमेगा। ऑप्शन सी लिखिए 1/16 डेल्टा k by k का होल स्क्वायर h क्रॉस ओमेगा। और ऑप्शन डी लिखेंगे, ऑप्शन डी 1/16 डेल्टा k by k h क्रॉस ओमेगा। देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से करके बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा।
कौन सा होगा ऑप्शन? यस, वेरी गुड। इस टाइप की आने चाहिए थे, है ना? आ गए तुम्हारे 11th-12th के। देखो कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या है? पार्टिकल ऑफ मास m, ये आपको दे रखा है, ठीक है? मतलब एक स्टैंडर्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल दे रखा है। ए स्मॉल परटर्बिंग टर्म, ठीक है? ये आपके पास में परटर्बिंग टर्म है, ये एडेड की जाती है। तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बिशन इन द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, है ना? तो आपसे पूछा हुआ है E1, ठीक है? अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर nth स्टेट है तो n h डैश n, यही होता है। तुम्हें किस में पूछा हुआ है? ग्राउंड स्टेट। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो क्या हो जाएगा? 0। h डैश की वैल्यू कितना रखोगे? देखो h डैश की वैल्यू ये रखेंगे ना, क्योंकि परटर्बिंग टर्म यही तो है, हाफ डेल्टा के एक्स स्क्वायर 0। अब इसमें हाफ डेल्टा के तो आ गया बाहर, ठीक है? और एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू याद करवा रखा है डायरेक्टली, दैट इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2n+1। तो ये nth स्टेट में है, n बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा। अब तुम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? तो 2 × 2 4 आएगा, और डेल्टा के का 1 ही पावर आएगा, स्क्वायर तो होने से गया, तो 1/4। तो तुम्हारे पास 1/4 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है ना, ऑप्शन भी डायरेक्टली टिक कर दो। बाकी एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे? 1/4 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे एच क्रॉस अपॉन m ओमेगा और डेल्टा के। अब तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ है किसमें? के फॉर्म में दिया हुआ है, देखो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या करूँ? ओमेगा अपॉन ओमेगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, और ये m ओमेगा स्क्वायर क्या रख सकता हूँ मैं? के रख सकता हूँ, देखो। तो 1/4 एच क्रॉस ओमेगा और डेल्टा k/k। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर एक और क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी 2021 में ही पूछा हुआ है। द वैलिडिटी कंडीशन ऑफ फॉर द वैलिडिटी, लास्ट क्लास में अपना यही चल रहा था ना, द वैलिडिटी कंडीशन फॉर WKB approximation in terms of the wavelength of the particle is, लिख लो, in a one dimensional case, in a 1D case। ऑप्शन ए लिखिए, d2/dx स्क्वायर लैम्डा अपॉन 2 लेस देन 1। ऑप्शन बी लिखिए, d/dx लैम्डा अपॉन 2 इज लेस देन 1। ऑप्शन सी लिखिए, लैम्डा dp/dx इज ग्रेटर देन 2πp। और ऑप्शन डी लिखिए, लैम्डा d2p/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो WKB से मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बताए थे आपको, 2-3 तरह से पूछ सकता है। एक तो वैलिडिटी से पूछ सकता है, एक कौन से रीजन में अलाउड होगा, मतलब ये एप्लीकेबल होगा, क्लासिकल अलाउड में भी हो सकता है और फोल्ड रीजन में हो सकता है। कहाँ नहीं हो सकता? ट्रांजिशन पॉइंट के ऊपर नहीं हो सकता, जहाँ पे E = V होता है। ठीक है, ये अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। और वैलिडिटी क्या लिखवाई थी मैंने? कौन सा करके आओगे इसमें से, ये बताओ, इसमें से कौन सा करके आओगे आप? ऑप्शन बी करके आओगे ना भाई। लास्ट क्लास में मैंने आपको वैलिडिटी लिखवाई होगी d/dx और यहाँ पे लैम्डा लिखवाया होगा, है ना।
आप चाहो तो उसको लैम्डा बार कर लो एक बार, जो वहाँ पे लिखवाया था ना मैंने, तो लैम्डा बार कर लो और ये होगा तुम्हारे पास लेस देन 1। और लैम्डा बार क्या होता है तुम्हारे पास में, लैम्डा अपॉन में 2 पाई, लैम्डा अपॉन में 2 पाई। तो अब देख लो एक बार, आप ये नोट कर लो डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ से तुम्हारे पास में, ऑप्शन बी, है ना। तो फ्यूचर में इससे भी आ सकता है, वापस से रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। साथ में लैम्डा टेंस टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आल्सो दी वैलिडिटी ऑफ WKB अप्रोक्सीमेशन, है ना। इसके अलावा इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो लिख लीजिएगा आप, है ना, लिखो, इसके नीचे लिख लो जनरल फॉर्मूला फॉर वैलिडिटी ऑफ WKB approximation, WKB approximation, that is लिख लो H क्रॉस dp अपॉन dx अपॉन में p स्क्वायर, ये p एक्चुअल में x का फंक्शन है भाई, है ना, x का फंक्शन है, स्क्वायर कर लो यहाँ पे, इज लेस देन 1। एक्चुअल में जनरल जो कंडीशन होती है वो ये होती है, dp अपॉन dx p स्क्वायर इज लेस देन 1। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं क्या, देखो इधर, क्या इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, H क्रॉस अपॉन P D अपॉन DX इज लेस देन 1। बताओ ऐसा लिख सकता हूं, देखो H क्रॉस तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन P का क्या होगा, -1 अपॉन P स्क्वायर, और फिर P का कितना होगा, DP अपॉन DX। तो ये लिख सकते हैं ना इसको ऐसा, माइनस तो इस मोड के अंदर तुम्हारे पास प्लस ही हो जाएगा। अच्छा, तुमने पढ़ा होगा लैम्डा बराबर क्या होता है, H अपॉन P होता है क्या। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ D अपॉन DX, इस H क्रॉस को मैं लिख सकता हूँ H अपॉन P और साथ में 1 अपॉन 2 पाई लिख सकता हूँ ऐसा। H क्रॉस को H अपॉन 2 पाई लिख दिया मैंने, इज लेस देन 1। और H अपॉन P को क्या लिख सकता हूँ मैं, H अपॉन P को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा, तो D अपॉन DX, ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई इज लेस देन 1। ये तो किसी बुक में, है ना, किसी में नहीं, आप देखोगे ग्रिफिथ में, जेटली में डायरेक्टली लिखते हैं, क्या कंडीशन क्या होती है, D अपॉन DX एंड लैम्डा इज लेस देन 1, डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में वो लैम्डा अपॉन 2 पाई होता है, तो लैम्डा बार भी आप कर सकते हो इसको, और यही पूछा हुआ था RPSC के अंदर। देखो पहले तो अपन आज WKB फिनिश करेंगे, फिर जो फर्मी गोल्डन रूल, आपका एक गोल्डन रूल बच गया था, उसी से क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट एग्जाम के अंदर, वो डिस्कस करेंगे, फिर अपन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में चलेंगे। ठीक, तो ये कंडीशन कैसे भी आ सकती है एग्जाम में, ध्यान रखना, है ना। और ये कंडीशन भी याद रख लेना, लैम्डा टेंस टू 0 वाली, ये भी याद रख लेना, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट, अच्छा ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्लास में लिख लिया था ना ये, कि इफ़ अगर v आपके पास क्या हो, a x की पावर अल्फ़ा होता है, यानी कि पोटेंशियल a x की पावर अल्फ़ा होता है, तो उस केस में एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n की पावर कितना लिख सकता हूँ, 2 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2, एंड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू a की पावर कितना लिखूंगा, 2 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 2। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपने नेट में किए होंगे, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, और वो यहाँ पे भी पूछ सकता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक तरह से लिख सकता हूँ फ्यूचर RPSC। अब थोड़ा सा कल वाला पेपर देखने के बाद डर सा लगने लग गया, है ना, ऐसा लगने लग गया कि तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 11th-12th का भी पार्ट पढ़ा दे थोड़ा सा, है। हाँ, ऑप्टिक्स तो पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में तो कोई वही नहीं है, दुराय नहीं है, वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में कुछ मैकेनिक्स वाले पार्ट्स हैं, है ना, देखते हैं। हाँ, चलो लिखो, लिखिए क्वेश्चन लिखिए।
द एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन, द एनर्जी आइगन वैल्यू, द एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन of a quantum system in the potential of a quantum system of a quantum system in the potential v is equal to cx की पावर 6, where c greater than 0, c greater than 0. ठीक, देखो for large value of quantum number n varies as, for large value of quantum number n varies as ऑप्शन ए लिखे n की पावर 4/3, ऑप्शन बी लिखे n की पावर 5/4, सी लिखिए 3/2 6/5, 3/2 6/5. कौन सा होगा? आसान सा ही तो है. देखो यहां से तुम्हारे पास है, यहां से तुम्हारे पास है v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 6. हम कंपेयर किससे करेंगे? v प्रोपोर्शनल टू x की पावर अल्फा से. अल्फा बराबर क्या हो गया? 6. उस केस में एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n की पावर क्या होता है? 2 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 2. तो यहाँ पे 2 × 6 अपॉन अल्फा प्लस 2 यानी कि 6 + 2. तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा e प्रोपोर्शनल टू n की पावर, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, e प्रोपोर्शनल टू n की पावर 3/2. डायरेक्टली पूछने के पूरे चांसेस है नेक्स्ट एग्जाम में, ध्यान रखना. एक क्वेश्चन और कर लो इसका. एग्जाम फिनिश होते ही आकांक्षा का फोन आता है कि सर मैंने रोल नंबर में ऐसे मिस्टेक कर दी. मैंने बोला वो तो अच्छे से भरना था कम से कम है? फिर अब क्या होगा? शायद आरपीएससी का ऐसा रूल है कि उसमें 5 मार्क्स कट जाएंगे, है ना. बट इतनी कॉन्फिडेंट थी सर वो तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर कट जाए, रिजल्ट तो आ जाएगा ना. बोला रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा. हैं? लिखिए द nth एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन, द nth एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन ऑफ ए वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन, ऑफ ए वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन, ऑफ ए वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन h is equal to p²/2m लैम्डा x की पावर 4 प्लस लैम्डा मोड x की पावर 4, वेहर लैम्डा ग्रेटर देन 0, वेहर लैम्डा ग्रेटर देन 0. ठीक. इन w के भी अप्रोक्सीमेशन, इन w के भी अप्रोक्सीमेशन इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए n + ½ की पावर 4/3 लैम्डा की पावर 1/3. ऑप्शन बी n + ½ की पावर 5/3 लैम्डा की पावर 1/3. ऑप्शन सी n + ½ की पावर 4/3 लैम्डा की पावर 2/3. एंड ऑप्शन डी आपके पास है
n प्लस हाफ की पावर 5/3 5/3 लैम्डा की पावर 2/3 तो हो सकता है एनर्जी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टेट्स आपको n के लिए पूछ ले और प्रोपोर्शनल टू जो कांस्टेंट आता है उसके लिए पूछ ले। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ से, पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा, तो H बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे तो काम किससे है, पोटेंशियल एनर्जी से, तो लैम्डा x की पावर 4 ये लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा बराबर 4 हो गया ना। तो एक तो ई एन प्रपोर्शनल टू एन की पावर 2 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 2, तो इज इक्वल टू एन की पावर 2 अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 6 यानी कि 4/3 है ना। तो n की पावर 4/3 इसमें भी है और देखो इसमें भी है, दो ऑप्शन है, बाकी ये दोनों तुम्हारे पास में क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। और साथ में ई एन प्रपोर्शनल टू लेमडा की पावर क्या होता है 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 मतलब 6, तो कितना हो जाएगा ये 1/3। तो 1/3 किस में है तुम्हारे पास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, देखो हो सकता है आगे तुम्हें थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर दे। यहाँ पे माइनर सा चेंज कैसे कर सकता है, हो सकता है तुम्हें यहाँ पे n प्लस हाफ ना देके क्या दे दे n प्लस 3/4, समझ में आ रहा है, n प्लस हाफ ना देके n प्लस 3/4। तो ये ऑप्शन होगा तुम्हारे पास में, मान लो ये n प्लस 3/4 है, साथ में इसकी पावर भी तुम्हारे पास कितना है 4/3 है, ये और लैम्डा की पावर कितनी है तुम्हारे पास 1/3। तो इन दोनों में से कौन से ऑप्शन करके आओगे, क्यों बी क्यों नहीं होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवाए होंगे 3 केस। पहला अगर दोनों स्मूथ बॉल है, दूसरा अगर तुम्हारे पास दोनों रिजिड बॉल है, तीसरा एक रिजिड बॉल है। तो ये इसका जब तुम डायग्राम बनाओगे ना पोटेंशियल का, तो ये क्या तुम्हारे पास कांस्टेंट इनफाइनाइट बनेगा क्या, इसका तुम्हारे पास कैसे बनाओगे, ये ऐसे वेरी होता जाएगा ना तुम्हारे पास, y बराबर मोड x का कर्व ऐसा ही होता है ना, ये समझ में आ रहा है भाई, आपके पास ये v है, ये x है और ये मोड x के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका कर्व तुम्हारे पास ऐसे ही जाएगा ना। तो मैं इसको रिजिड बॉल तो नहीं मानूंगा, रिजिड कौन सा होता, जो कुछ इस तरह से होता है तुम्हारे पास में, यहाँ पे जैसे मैंने इनफाइनाइट बना दिया, तो ये तुम्हारे पास एक रिजिड बॉल हो गया। ये तो दोनों क्या मानूंगा मैं, स्मूथ मानूंगा, और दोनों स्मूथ होते हैं उस केस में क्या होता है n प्लस हाफ ही होता है, आपने लिखा होगा। अगर एक रिजिड एक स्मूथ होता है तो n प्लस 3/4, और अगर दोनों रिजिड होती है तो n पाई h क्रॉस या n प्लस 1 भी आ सकता है तुम्हारे पास। ये लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो हो सकता है माइनर चेंज तुम्हें दे दे, क्योंकि आरपीएससी वालों को कुछ पता नहीं है ना, कहाँ से भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं वो, है ना। चलो ये समझ में आ गया सबको, ये वाला तो समझ में आ गया ना कंसेप्ट, है ना। ये वाला तब समझ में आएगा जब आप लास्ट वाली क्लास देखोगे तब। चलिए अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसके अंदर कंप्लीट अपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए द एनर्जी लेवल ऑफ ए पार्टिकल द एनर्जी लेवल ऑफ ए पार्टिकल the energy level of a particle of mass m in the potential of mass m in the potential Vx is equal to alpha mod x, alpha mod x, determine in the WKB approximation, determine in the WKB approximation under root 2m a से b e minus vx dx, e minus vx dx is equal to n plus half pi h cross, n plus half pi h cross,
ऑप्शन ए लिखिए, ई एन इज इक्वल टू एच क्रॉस पाई अल्फा अपॉन 4 अंडर रूट एम एन प्लस हाफ की पावर 2/3। ऑप्शन बी 3 पाई एच क्रॉस अल्फा अपॉन में 4 अंडर रूट 2m एन प्लस हाफ की पावर 2/3। ऑप्शन सी लिखेंगे, 3 पाई एच क्रॉस अल्फा अपॉन 4 अंडर रूट 2m एन प्लस हाफ की पावर 3/2। और ऑप्शन डी लिखिए, 3 पाई एच क्रॉस अल्फा अपॉन में नहीं पाई एच क्रॉस अल्फा 4 अंडर रूट एम एन प्लस हाफ की पावर 3/2, इस पूरे की पावर 3/2। ठीक है, तो वैसे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में हो सकता है ऐसी सिचुएशन तुम्हें ना मिले, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से ही कहीं ना कहीं पूछेगा। हो सकता है ऐसी सिचुएशन आपको ना मिले, लेकिन फिर भी आ जाता है तो कैसे सोल्व करोगे वो देखो। लास्ट क्लास में बताया था मैंने पूरा सोल्व करके, वैसे आप सोल्व करेंगे इसको। भाई मैं एन की पावर देखो, सबसे पहले तो एन की पावर, तो यहां से तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा है v इज इक्वल टू अल्फा मोड x, ये दिख रहा है तुम्हारे पास में। तो कहीं ना कहीं इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल मान लो n मान लेता हूं इसकी पावर, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n प्लस हाफ की पावर क्या होगा 2n अपॉन n प्लस 1। इसकी यानी कि यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 1 हो गया ना। E प्रोपोर्शनल टू n प्लस हाफ की पावर 2 अपॉन में n प्लस 1, हाँ 2/n कितना है, अच्छा n प्लस 2 था, यहाँ पे तुम्हारे पास 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2/3 वाला सही होगा। तो 2/3 इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बट अब यहाँ पे 2 ऑप्शन तुम्हें मिल गए ना, तो फिर तुम्हें पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा ये, है ना। तो करोगे कैसे पूरा सोल्व, इसको कैसे सोल्व करोगे बताओ। हाँ pdx इंटीग्रेशन x1 से x2 इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई एच क्रॉस, ये बताया था लास्ट क्लास में। p की वैल्यू रखो, x की लिमिट निकालो और सोल्व करो इसको। ऑप्शन बी कैसे याद है, हैं? डायरेक्ट फॉर्मूले से अप्लाई किया है। करो इसको सो। E बराबर क्या होगा, E टोटल एनर्जी बताओ, ये होगा p²/2m दैट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस अल्फा मोड x, ये होगा। अगर मैं यहां पे देखो मुझे x की लिमिट निकालनी है तो मुझे p को हटाना पड़ेगा ना। तो इफ मेरे पास p बराबर मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, E इज इक्वल टू अल्फा मोड x। तो x की लिमिट बता सकता है कितना होगा कोई, प्लस माइनस e अपॉन अल्फा आएगा ना। x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस में ओपन करोगे, लेस देन 0 के लिए माइनस में ओपन करोगे, तो ये लिमिट आ जाएगी तुम्हारे पास में। तो देखो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे p बराबर कितना होगा, p बराबर यहाँ से p बराबर निकालना तो ये हो जाएगा 2me माइनस और यहाँ से 2m अल्फा मोड x, ठीक है। और इसका अंडर रूट यहाँ पे dx लिमिट माइनस e बाई अल्फा से प्लस e बाई अल्फा इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई एच क्रॉस। बोलो, जस्ट यहाँ पे p की वैल्यू रखी है यहाँ से निकाल के, और x के लिमिट के लिए p बराबर 0 रखा है, तो ये आया तुम्हारे पास में। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे,
कैसा फंक्शन है भाई ये, इवन है या ओड है बताओ, ये फंक्शन कैसा है, इवन है ना, x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखो वापस से वही आएगा ना, मोड x में माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 2 बाहर ले लो और साथ में 0 से e बाई अल्फ़ा। अच्छा मैं साथ में क्या करता हूँ, देखो इधर 2 तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, ये 2m ही बाहर ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 2m ही, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 2m तो बाहर चला गया, अल्फ़ा अपॉन e मोड x इसका अंडर रूट और यहाँ पे dx इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई एच क्रॉस। बताओ भाई इसको कैसे सोल्व करोगे। अच्छा ये मोड आएगा क्या, अब नहीं आएगा ना क्योंकि मैं 2 बाहर ले चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ अब बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे आप, इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करोगे। भाई मुझे चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सीधी सी बात है, यही चाहिए ना। तो ये कैसे बनाऊंगा मैं, अंडर रूट अल्फा अपॉन ई एक्स, ये भी रूट के अंदर ही जाएगा, इज इक्वल टू क्या मान लूँ, साइन थीटा मान लूँ, तो इसका स्क्वायर करो तो यही बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब भी इंटीग्रेशन ऐसे फंस जाए तो क्या करोगे, अगर 1 माइनस के फॉर्म में है तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के फॉर्म में बनाओ, 1 प्लस के फॉर्म में है तो टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर सेक स्क्वायर के फॉर्म में बनाओ। करो भाई इसको सोल्व। तो यहां से तुम्हारे पास हो जाएगा अल्फा अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, डी भी चाहिए मुझे, तो अल्फा अपॉन ई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा और यहाँ पे डी थीटा, कुछ नहीं जस्ट वैल्यू रखो बस। देखो 1 ये 2 इंटू 2m ही तो बाहर ऐसे कैसे है अंडर रूट के अंदर, फिर इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होगी भाई देख लो इधर, लिमिट क्या होगी, जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, जब x की जगह e बाई अल्फा रखेंगे e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कितना बचेगा 1, तो थीटा कब होता है 1, साइन थीटा 1 कब होता है जब थीटा पाई बाई 2 होता है। ठीक, अच्छा ये यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बाहर आएगा तो कॉस थीटा, इसका काम हो गया पूरे का। dx बराबर क्या है e अपॉन अल्फा, उधर जाके हो जाएगा e अपॉन अल्फा, देखो साथ में 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 को भी बाहर ले लेता हूं मैं, और साइन थीटा मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं, डी थीटा कोस थीटा आएगा, उसको मैंने क्या कर दिया कोस स्क्वायर। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ किसका करके देखो आ रहा है, हाँ ये नहीं आ रहा, उसे फंस रहा होगा कहीं ना कहीं, फंसेगा तभी तो ऐसा कर रहे हैं। और ये मैंने बता दिया इंटीग्रेशन जब भी सोल्व करो, अगर 1 माइनस टाइप का बनता है तो साइन कोस मान के करो, 1 प्लस बनता है तो टेन सेक मान के करो, और कुछ सोचना ही नहीं है, बस कैलकुलेशन चेक करते रहना। हाँ जी करें आगे। एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में मैंने, कौन सा, 0 से पाई बाई 2 साइन m थीटा कोस n थीटा प्लस नहीं आएगा टी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गामा m प्लस 1/2, यही होगा। तो देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2me इंटू ई अपॉन अल्फा। यहाँ देखो भाई मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो n बराबर तुम्हारे पास 2 हो गया, तो m बराबर कितना हो गया, देखो इसको कंपेयर करो, कुछ भी मान लो तुम, m बराबर तुम्हारे पास में अगर कोस का मानते हो n 1 n बराबर 2, चेक कर लो एक बार, तो ये हो जाएगा m प्लस 1/2 यानी कि 2/2, n प्लस 1/2 यानी कि 3/2 अपॉन, यहाँ पे 2 भी आता है क्या फॉर्मूले में, हाँ आता होगा ना, अपॉन में 2 m प्लस n प्लस 2/2, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, m प्लस n प्लस 2/2,
चेक कर लेना पर कैलकुलेशन, इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई एच क्रॉस। अब इसको सोल्व कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 2m ई अपॉन अल्फ़ा, ये कैंसिल आउट हो गए तो 1 ही हो जाएगा। गामा 3/2 होता है 1/2 अंडर रूट पाई, 5/2 होता है 3/2 1/2 अंडर रूट बाई n प्लस हाफ पाई एच को। देख लो भाई एक बार, ठीक। अब देख लो यहाँ से इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 अंडर रूट 2m ई अपॉन ये 3 कहाँ रह जाएगा नीचे रह जाएगा, यहाँ पे e अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई एच क्रॉस। ये 2 पर भेज ही दिया, ये 3 मैंने लिख ही दिया, e अपॉन अल्फ़ा लिख ही दिया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है e, तो e कैसे आएगा, इस e को इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, e की पावर 3/2, बाकी सब कुछ उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा, है ना, 3 अल्फ़ा पाई एच क्रॉस n प्लस हाफ अपॉन में 4 अंडर रूट 2m, और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए e, तो इसकी पावर कितनी ले लो 2/3, तो ये हो जाएगा 3 पाई एच क्रॉस अल्फ़ा अपॉन 4 अंडर रूट 2m n प्लस हाफ की पावर 2/3 मिल रहा है ऐसा। अगर और कोई तरीका है इंटीग्रेशन का तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। तो मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी बता दिए, जो लंबा क्वेश्चन बन सकता है वो भी बता दिया, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बन सकते हैं, चांसेस हैं, वो भी अपन ने देख लिए। चलें आगे, नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखिए फर्मी गोल्डन रूल। फर्मी गोल्डन रूल, फर्मी गोल्डन रूल, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से भी आरपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो सकता है सेम क्वेश्चन ही तुम्हारे पास रिपीट हो जाए, या फिर कैसे रिपीट हो सकता है मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। तो लिख लो इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो हम फर्मी गोल्डन रूल यूज़ में ही क्यों लेते हैं, तो वो आप समझ लीजिएगा। मान लो तुम्हारे पास ये एनर्जी लेवल्स है, ठीक, ये एनर्जी लेवल है और कुछ एनर्जी लेवल्स आपके पास ये है, ये लीजिएगा, ठीक। तो ये तुम्हारे पास में एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, बना लो आप भी एक बार। और ये तुम्हारे पास में है लोअर एक्साइटेड स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल्स, लोअर एनर्जी लेवल्स, ठीक।
मैं इस नाम दे देता हूँ पी क्यू आर, और इसको नाम दे दिया मैंने पी डैश क्यू डैश आर डैश, एनर्जी लेवल्स को। ठीक है, मैं मान लेता हूँ पहले से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो देखो एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन आता है, कहने का मतलब जैसे इससे इसमें आया फॉर एग्जांपल मान लो, तो क्या होगा भाई, इमिशन किसका, फोटोन का। ठीक है, यहां से मान लो फॉर एग्जांपल यहां से तुम्हारे पास यहां पे आता है, अगेन क्या होगा, फोटोन का इमिशन, और जब यहां से यहां पे आएगा तो अगेन क्या होगा तुम्हारे पास में, फोटोन का इमिशन होगा। ठीक है, जब फोटोन का इमिशन होगा तो मान लो मेरे पास सामने यहां पे क्या रखी हुई है, एक स्क्रीन रखी हुई है। तो जैसे ही फोटोन का इमिशन होगा तो यहां पे क्या होगी, कुछ कलर दिखेंगे क्या आपको, यहां पे तुम्हारे पास में कुछ एकदम से चमकेगा, यहां पे कलर दिखेंगे, वही तो बताता है कि फोटोन इमिट हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो बोर ने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्या कि जब एक्साइटेड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वहां से फोटोन इमिट होता है। ठीक है, लेकिन जब फोटोन इमिट होगा, देखो अब अलग अलग केसेस है, जैसे ये पीपी डैश है, पीपी डैश, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी तुम्हारे पास में, पीपी डैश। उसके बाद में पी क्यू डैश है, पी क्यू डैश, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी तुम्हारे पास में, और पी आर डैश, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी तुम्हारे पास में, यही होगी ना। क्या तीनों एनर्जी सेम रहेगी, भाई तीनों एनर्जी अलग अलग लेवल्स के अंदर आ रहे हैं तो अलग होगी ना तीनों एनर्जी। और वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी, देखो ई बराबर आपने पढ़ा होगा एच न्यू, कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, फ्रीक्वेंसी पे। जब एनर्जी लेवल्स अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो आपको अलग अलग कलर की लाइट दिखेगी। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर की लाइट क्यों होती है, ये एक्सप्लेन बोर मॉडल नहीं कर पाया। वो तो ओनली इतना बताता है कि जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां से तुम्हारे पास लाइट होती है, फोटोन इमिट होता है वहां पे। तो एक बार ये बना लो, मैं लिखवा देता हूं इसको। लिख लो, इसके अंदर लिख लो, बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन बोहर मॉडल could not explain difference of the brightness of light, difference of the brightness of light। ठीक है, नीचे लाइन से लिखिए, फर्मी गोल्डन रूल इज ए एक्सप्रेशन, Fermi golden rule is the expression for the transition probability between initial and final state, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, तो फर्मी गोल्डन रूल जो है कहां कहां पे एप्लीकेबल है, तो लिख लो इसके अंदर, एटॉमिक ट्रांजिशन में, न्यूक्लियर डीके के अंदर, जो न्यूक्लियर डीके होता है हायर स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर, तो वहां पे भी एप्लीकेबल है, ऑप्टिकल ट्रांजिशन में भी एप्लीकेबल है। हर इन तीनों जगह तुम्हारे पास में फर्मी गोल्डन रूल एप्लीकेबल है। अब लिख लो, इसके अंदर लिखो
देखो नाउ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, नाउ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल, अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल, ठीक है, इसको लिख लो, दैट इज पी आई टू एफ इज इक्वल टू, पी आई टू एफ इज इक्वल टू, देखो ये तो आपने उस टाइम पे निकाला ही था, लिख लो 2 पाई टी बाई एच क्रॉस, 2 बाई टी बाई एच क्रॉस ऐसे लिखो यहाँ पे एम आई एफ के मोड का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखो आप रो एफ ई एफ बराबर ई आई, ये लिखो भाई एक बार, और इसको रिमेंबर याद कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस एम आई एफ है ना, ये एम आई एफ, इसको आप क्या लिख सकते हो, एम आई एफ वही है तुम्हारे पास में जो मैट्रिक्स एलिमेंट आप वहां बनाते थे ना, एम आई एफ को आप ऐसे लिख सकते हो, लिख लो एम आई एफ इज इक्वल टू फाई एफ वी नॉट फाई आई, वहां पे आप मोड का स्क्वायर लिखते थे क्या इसको, फाई एफ वी नॉट फाई आई, जब टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ा था अपन ने, तो वहां पे इसके मोड का स्क्वायर लिखा था क्या आपने, बस एक्स्ट्रा तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा तुम्हारे पास में ये एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी सब कुछ तुम्हारे पास देखो वहां पे निकाला था अपन ने, ठीक है, तो ये नोट करो एक बार। अब लिख लो इसके अंदर व्हाट इज पी आई एफ, बताओ भाई पी आई टू एफ क्या है, पी आई टू एफ दैट इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, है ना, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। रो एफ लिख लो, व्हाट इज रो एफ, रो एफ आपके पास में है फाइनल स्टेट डेंसिटी, फाइनल स्टेट डेंसिटी, देखो जो आपने ऐसे बनाया था ना, ये एक्साइटेड स्टेट है, मतलब हायर लेवल है, ये लोअर लेवल है, तब यहां से यहां पे आता है, तो इस एनर्जी की जो डेंसिटी है दैट इज द रो एफ, है ना, फाइनल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट हो गया, ये फाइनल स्टेट हो गया आपके पास में, ठीक। तीसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर, लिखो एम आई एफ को बोला जाता है, एम आई एफ को बोला जाता है मैट्रिक्स पार्ट, या मैट्रिक्स बोल दो, जो कि आपको बताएगा कपलिंग को, कि हायर स्टेट और लोअर स्टेट में कपलिंग कैसा है, स्ट्रॉन्ग कपलिंग है या वीक कपलिंग है, ये बताता है। और यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी 2021 के अंदर, है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं लिखवाता हूं किस तरह से पूछा हुआ था, दैट इज आरपीएससी 2021 से, ठीक। इसमें पहले लिख लो नीचे लाइन से, अच्छा ये तो तुम्हारे पास में है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, अगर ट्रांजिशन रेट पूछेगा तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो टी हट जाएगा वहां से, है ना, लिखो एंड ट्रांजिशन रेट, एंड ट्रांजिशन रेट, ये हो जाएगा, इसको किससे रिप्रेजेंट किया था अपन ने, डब्लू से, बोलो पी आई टू एफ डेट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच क्रॉस एम आई एफ के मोड का स्क्वायर, और यहाँ पे रो ई एफ इज इक्वल टू ई आई, ये लीजिएगा। चलो अब देखो यहाँ पे, इधर देखो भाई, कपलिंग कब तो स्ट्रॉन्ग होती है, कब वीक होती है। देखो हमारे पास, मान लो तुम्हारे पास, ये सिंपल आपकी सोचने वाली बात है ना, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। मान लो तुम्हारे पास ई आई है ना, इनिशियल लेवल, ये फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ई एफ आपके पास फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना,
और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल के अंदर आता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लगभग सेम एनर्जी लेवल्स में होता है, तो उस केस में जो उसका कपलिंग होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब कपलिंग ज़्यादा होगा तो उसका रेट क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू MIF का स्क्वायर होता है ना। तो कहने का मतलब उसका जो रेट होगा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी करने का, वो भी क्या होगा तुम्हारे पास में, वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ, EI फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास में 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और EF आपके पास में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो सीधी सी बात है MIF इसके कंपेयर में क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, कपलिंग डिक्रीज होगी। जब कपलिंग डिक्रीज होगी तो उसका ट्रांजिशन रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया नहीं आया भाई? जब लगभग सेम एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो उनमें जो कपलिंग होता है वो ज़्यादा होता है, तो उससे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन के प्रोबेबल होने, मैं ऐसे बोलूँ, इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ट्रांजिशन करने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसको हम एक चीज़ से और डिफाइन करते हैं, चाहो तो इसमें नोट डाल के लिख लो, आप नोट डाल के लिख लो। ठीक, ये वही तुम्हारे पास अपर लेवल हो गया, इनिशियल एनर्जी लेवल, और ये तुम्हारे पास हो गया फाइनल एनर्जी लेवल। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं लाइफ टाइम। तो आपके पास में क्या है, लाइफ टाइम। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास जो अभी मैंने लिखा, चाहे आप साइड में लिख लो कि WI/F है ना, WI/F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/2। ठीक, अब समझना यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए है, कहने का मतलब टो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब इसका इससे में ट्रांजिशन होगा तो उसकी ट्रांजिशन रेट क्या होगी तुम्हारे पास में, बोलो, इसका ट्रांजिशन रेट तुम्हारे पास होगा, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप, टो ज़्यादा है, दैट्स वाई इसका ट्रांजिशन रेट आपके पास में क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये इसको इमिशन करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इमिशन करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो, जिसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलेंगे अपन स्टिम्युलेटेड इमिशन। पढ़ा होगा ना लेजर के अंदर। और अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम टाइम के लिए रहता है, कहने का मतलब टो आपके पास में क्या है, वेरी लेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हें स्टिम्युलेटेड नहीं करवाना पड़ेगा, वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली तुम्हारे पास में डीके हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब टो कम है, तो तुम्हारे पास में जो WI/F होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास, ज़्यादा। ऐसे रिलेट करके पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल, according to Fermi Golden rule, the transition rate is proportional to the transition rate is proportional to transition rate is proportional to nth power of the matrix, nth power of the matrix, nth power of the matrix, element of perturbation
एलिमेंट ऑफ perturbation connecting these states and proportional to mth power of the and proportional to nth power ऑफ दी, n पहले लिख दिया क्या मैंने, इसको आप m लिखो, m mth पावर ऑफ दी डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट, डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट, डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट. Here n and m are respectively. Here n and m are respectively. ऑप्शन ए लिखिए 1 and 3, ऑप्शन बी लिखिए 2 and 2, ऑप्शन सी लिखिए 1 and 4, ऑप्शन डी लिखिए 2 and 1. एक सेकंड करिए इसको. कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी. आसान से क्वेश्चन पूछा हुआ था. देखो आपसे पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल द ट्रांजिशन रेट, इसका मतलब रेट पूछा है, मतलब WI/F, यही था तुम्हारे पास में, इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट. मैट्रिक्स एलिमेंट क्या था? प्रोपोर्शनल टू MIF का स्क्वायर बोल दो, है ना. तो यानी कि nth पावर बोल रहे हैं तो n बराबर तो कितना होगा? 2 होगा. और दूसरा बोल रहा है एंड प्रोपोर्शनल टू द mth पावर ऑफ द डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट. तो यहां से तुम्हारे पास क्या होता था? रो एफ होता था तुम्हारे पास में. तो इसकी पावर m यानी कि 1 होती है. m बराबर क्या आएगा? n और m आपसे पूछा है, पहले n पूछा है, इसका मतलब 2 और 1 आ जाएगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आरपीएससी के अंदर. अब देखो फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो देख लो आप. ठीक. और तुम्हारे पास किस तरह से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्यूचर आरपीएससी. पहली चीज आपसे हो सकता है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पूछ ले, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रेट की जगह, है ना. WIF की जगह आपसे क्या पूछ ले? PIF. तो क्या होगा इसमें? कुछ चेंज होगा या सेम होगा? सेम आंसर होगा, है ना. सेम आंसर होगा. ठीक. दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो WI/F है वो प्रोपोर्शनल टू रो आई की पावर n है. रो आई क्या है? डेंसिटी ऑफ इनिशियल स्टेट. तो बोल देगा कि n की वैल्यू बताओ कितनी होगी? जल्दी बोलो. 1 होगी.
क्या इनिशियल स्टेट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है वो? ओनली फाइनल स्टेट की पे करता है। तो यहाँ पे n बराबर क्या होगा तुम्हारे पास 0, ये ध्यान रखना। इसलिए इसने देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा है, ये ओनली डेंसिटी भी लिख सकता था, इसने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ लिखा है n प्रोपोर्शनल टू दी mth पावर ऑफ दी डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट, है ना। यहाँ पे तुम्हारे पास में साफ साफ इसमें लिखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल स्टेट पे डिपेंड नहीं कर, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, फाइनल स्टेट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तीसरा तुमसे हो सकता है पूछ ले इसके अंदर कि जो PIF है ना, PIF ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, t की पावर 1, है ना। और जबकि WIF प्रोपोर्शनल टू t की पावर कितना होगा, 0 होगा। तो ये आगे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, मुझे जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, फ्रॉम nucleus of a hydrogen atom in the 2s state is, in the 2s state is, ठीक है। कोष्टक में लिख लो, ए नोट आपको बोला जा रहा है बोहर रेडियस, बोहर रेडियस। ऑप्शन ए है 6a नोट, 4a नोट, 2a नोट, 3/2a नोट। हाँ जी, बताइए जल्दी से, विच ऑप्शन इज करेक्ट। पढ़ा चुका हूँ हाइड्रोजन एटम आपको, हाँ। 3/2a नोट कैसे, क्या पूछा है, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको R पूछा है ना, कौन से स्टेट के लिए, ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द 2s, यानी कि एक तरह से मैं इसको बोल सकता हूँ 200 के लिए। इसके लिए बताना है आपको, इसके लिए बताना है ना, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओ तो कितना आया, हाँ। फॉर्मूला देखो भाई कितना होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर का फॉर्मूला बता रखा है, R² का बता रखा है, a नोट n² अपॉन 2z, नहीं a नोट अपॉन 2z 3n² माइनस ln12+1, ऐसे कुछ होता होगा। देखो देखा या नहीं देखा, ऑप्शन ए बता रही है रितु 6a नोट, आ रहा है क्या 6a नोट, ठीक है। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर आपके पास होता है, कितना होता है,
नहीं, ए नोट अपॉन ऐसे कुछ लिखवाया था मैंने, ए नोट अपॉन 2z स्क्वायर, ए नोट अपॉन 2z माइनस एल इंटू एल प्लस 1, ठीक है। तो ए नोट हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना हो जाएगा 1, 3, एन कितना है तुम्हारे पास 2, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, माइनस एल कितना है, और ये एन एल एम ही तो होता है ना, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 6 ए नोट। तो ये जरूरी नहीं है कि कभी भी आपको ग्राउंड स्टेट में ही पूछे, इसलिए मैंने बोला था ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आर का भी, आर स्क्वायर का भी, ठीक है। अभी जरूरी थोड़ी है कि हाइड्रोजन एटम के लिए पूछे, आपको किस लिए पूछ सकता है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पूछ सकता है, आपको हो सकता है सेम इक्वेशन दे दे और आपको बोलते हैं यहाँ पे Li2+ के लिए निकालो, तो क्या करोगे फिर, चेंज क्या होगा, जेड की जगह यहाँ पे 3 रख देते, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, है ना। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 आएगा ना तुम्हारे पास में, तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि देखो इसने हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है ना, तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए फॉर्मूला तो सेम ही अप्लाई होगा ना, क्वेश्चन तो बड़ा होगा नहीं, डायरेक्टली तुम्हारे पास सोल्व हो जाएगा, तो ये नोट कर लो। अब लिखो इसके अंदर हेडिंग लिखो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, हेडिंग लिखेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखो केजी इक्वेशन, केजी इक्वेशन, केल्विन गॉर्डन इक्वेशन, केल्विन गॉर्डन इक्वेशन, ठीक। तो लिखो इसके अंदर फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन, फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन, रिलेटिविस्टिक मोशन जो एनर्जी हम लेंगे वो होता है p² c² प्लस m0² c4 और इसका अंडर, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे साई, यहाँ हो जाएगा ई साई इज इक्वल टू p² c² प्लस m0² c4 अंडर रूट, और यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास साई, ठीक। आप लोग जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे यहाँ पे कि जो एनर्जी होता है वो होता है आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, जो मोमेंटम होता है आपके पास में वो होता है माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x। ये सब यहाँ पे वैल्यू रखोगे ना तो आपके पास देखो ये मिलेगा। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे 3 डायमेंशन में लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल हो जाएगा। तो ये जब रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस h क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4 अंडर रूट, और यहाँ पे जाएगा साई, ठीक। और ये साई जो होता है यहाँ पे भी साई आएगा, साई होता है ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा, पोजीशन और टाइम का, ठीक। ये चीज़ें तुम एमएससी के अंदर भी पढ़ते होंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपन डायरेक्टली यूज में लेंगे। क्वेश्चंस कहाँ से आता है मैं आपको बता दूंगा रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में। लिखो इसके अंदर इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन, इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन it contain many higher order derivative, it contain many higher order derivative, कहने का मतलब जब आप इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन करोगे, ये डेल स्क्वायर आ रहा है ना, इसकी वजह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव काफ़ी होंगे। देखो, सो इट इज़ नॉट ए लोरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी, सो इट इज नॉट ए
Lorentz invariant quantity. Lorentz invariant quantity. So it is not valid. So it is not valid. तो ये आपके पास में ऐसे केसेस में वैलिड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिख लो इसके अंदर नीचे लाइन से, नाउ अकॉर्डिंग टू केजी इक्वेशन, नाउ अगेन केजी इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास मिलेगा, लिखो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो, दोनों तरफ फंक्शन साई अप्लाई कर दो, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर, और यहाँ पे हो जाएगा साई आर टी। अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, ई स्क्वायर की वैल्यू रखो, मतलब ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू कितनी होगी, आयटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक। पी बराबर क्या होगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। तो यहाँ से पी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर। ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखो देखिए भाई, ये वैल्यू यहाँ पे रखी है तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा ई स्क्वायर मतलब माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर साई आर टी, ठीक, इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर सी स्क्वायर, ये यहाँ प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर, और यहाँ पे साई आर टी इज इक्वल टू, नहीं इक्वल टू में चल ही रहा है। चलिए अब एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर साई आर टी इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन लो और उसको 0 के बराबर कर दो। देखो एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास बचेगा डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इधर देखो, यहाँ से मैं एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ये बचेगा 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर, ये क्या बचेगा प्लस एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई आर टी इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। चलो आगे इसको सोल्व करते हैं। देखो मैं एक काम करता हूँ, देखो ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, है ना, सीधी सी बात है, ये 0 के बराबर होगा, तो मैं एक काम करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो क्या बचेगा, डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये बचेगा ना, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस एम नोट सी अपॉन एच क्रॉस का होल स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा साई आर टी इज इक्वल टू 0, साई आर टी इज इक्वल टू 0। ठीक, नीचे लाइन से लिख लो इसके अंदर, इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो डेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में माइनस एम नोट सी अपॉन एच क्रॉस का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साई आर टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, जो ये डेल होता है ना, ये डेल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये क्या होता है तुम्हारे पास में डेल टू माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू अपॉन में डेल टी स्क्वायर। किसी किसी बुक में देखो कैसे दे रखा है, इधर देख लो, ये तुम्हारे पास क्या है भाई, दिस इज कॉल्ड एज केजी इक्वेशन,
इसको आपको याद रखना है, यहाँ से आरपीएससी 2021 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो इधर इधर देखेंगे ध्यान से, किसी बुक में आपको ऐसा भी दे रखा है, किसी बुक में आपको ऐसा भी दे रखा है जो आपका पहले चल रहा था क्या, प्लस 1/c² del 2/del t², ठीक है, माइनस del स्क्वायर प्लस m0c/h का होल स्क्वायर, और यहाँ पे psi RT = 0, ठीक है। और इस पूरे को क्या मान रखा है उन्होंने, इस पूरे को उन्होंने डेल मान रखा है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, डेल प्लस m0c/h का स्क्वायर psi RT = 0। समझ में आ रहा है। तो ये भी तुम्हारे पास केजी इक्वेशन है, कहीं गलती नहीं है, केजी इक्वेशन है। इसलिए एग्जाम में जब भी आता है ना, तो वो एग्जाम में अब ये भी सही माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा, इसलिए वो कभी भी ये ना देके जो पूरा एक्सप्रेशन है ना वही पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और आप जब देखोगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, जब अपन पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें क्या देखेंगे, ये जो डेल है ना आपके पास में, कितना लिखा है आपने, डेल स्क्वायर माइनस 1/c² del 2/, ये क्या होगी, एक लोरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी होगी। इस क्लासिकल मैकेनिक्स में इस चीज को अपन प्रूफ भी करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में इस चीज को अपन प्रूफ भी करेंगे। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, समझ गए ना। यहां पे डिफरेंस क्या है, यहां पे ओनली जो है डेल वाला पार्ट है, इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 1/c² del 2/del t² माइनस del स्क्वायर, बस। पोजीशन का फोर्थ कंपोनेंट क्या होता है भाई, बोलते हैं ना अपन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंपोनेंट, हाँ, आयोटा सीटी या सीटी, आयोटा सीटी होता होगा, है ना। पोजीशन जैसे पढ़ोगे ना तुम आगे, फोर्थ कंपोनेंट, ये अपन सब देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है ना। फोर्थ मोमेंटम, जैसे आपको पी वेक्टर लिखना है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको लिखते हो, नहीं पी म्यू लिखना है फॉर एग्जांपल, तो इसको आप लिखते हो पी वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिखते हो, आयटा E/c। ध्यान है किसी को, ये भूल गए, हाँ, बीएससी में आपने पढ़ा होगा, इसको px बोला था, py बोला था, pz बोला था, और आयटा E/c बोला था। ऐसे ही आप बोलोगे x, x1, x2, x3 और माइनस आयोटा CH×, ऐसे कुछ आप पढ़ते होंगे वहाँ पे, है ना। तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है वो अपन देख लेते हैं। देखो लिखो एक क्वेश्चन लिखिए, आरपीएससी 2021, which of the following option is a correct, which of following option is a correct representation of the KG equation, representation of KG equation, ठीक। ऑप्शन ए लिखिए, डेल स्क्वायर माइनस del 2/del t² प्लस m0² c4/h स्क्वायर psi = 0। ऑप्शन बी लिखिए, डेल स्क्वायर माइनस 1/c² del 2/del t² माइनस m0² c4/h स्क्वायर psi = 0। ऑप्शन सी लिखिए, डेल माइनस 1/c del t प्लस m0² प्लस m0 c²/h स्क्वायर psi = 0। ऑप्शन डी आपके पास दे रखा है,
डेल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 अपॉन एच क्रॉस की पावर 4 साई इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर कर लेना चाहे, कौन सा ऑप्शन आएगा? हाँ जी, ऑप्शन बी, बी आ जाएगा ना? है यहाँ पे C2 कर लेना भैया ना, 2 ही होगा उसके अंदर, मैंने लिख दिया होगा जल्दी से। देखो इसके अंदर 4 ही दे रखा है। सर एक सेकंड ऊपर लेना तो सर आप हैं? अपर पार्ट निकालना होगा। एक सेकंड इसमें देख लो भाई, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। वहाँ पे जब एच क्रॉस और सी स्क्वायर से जब मल्टीपल यस 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 यस, एक सेकंड। यहाँ पे ऊपर ये वाला पार्ट, हाँ देखो यहाँ पे जब हमने एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर को बाहर लिया तो सर इसके अंदर सही तो है। देखो एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर को जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे यही आएगा एम नॉट सी अपॉन एच क्रॉस का होल स्क्वायर। देखो एक बार कहाँ मिस्टेक क्या हुआ है, कुछ ना कुछ। इसमें देखो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं वापस से, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है डेल स्क्वायर माइनस डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर C4 अपॉन एच टू स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन C स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर C4 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर दे रखा है भाई। C तो खैर होगा ही नहीं, और डी में आपके पास में एम नॉट C स्क्वायर बाई एच क्रॉस नहीं। ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऑप्शन बी आएगा और इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है ना, कुछ ना कुछ इसके अंदर मिस्टेक हुआ होगा। ये बिल्कुल 100% करेक्ट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, इसमें ऑप्शन बी ही निकल के आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर आएगा, अगर एग्जाम में यहाँ पे C4 आ रखा है तो वो गलत आ रखा है। हाँ क्या बोल रहे हो? स्क्वायर ही आएगा ना, ठीक है। और बाकी एक बार कंफर्म कर लेना, गूगल सर्च करके देख लो। ठीक है भाई, चले आगे, चले आगे। अब लिखो इसके अंदर नीचे लाइन से लिखिए केजी इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज केजी इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज लिख लो डेल म्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे पूछेगा नहीं तुमसे इतना, लेकिन आपने हो सकता है एमएससी में देखा होगा, वेहर डेल म्यू जो होता है, एक इसका कोवेरिएंट फॉर्म, एक इसका कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म, ये किसके बराबर होता है तुम्हारे पास में? डेल के बराबर होता है। ठीक है, अब लिख लो इसके अंदर नीचे लाइन से लिखिए इसमें एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर,
अब लिखो इसमें नीचे लाइन से लिखो लिखो केजी इक्वेशन डज नॉट इंक्लूड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लो, केजी इक्वेशन डज नॉट इंक्लूड स्पिन डिपेंडेंसी ऑफ पार्टिकल। लिखो स्पिन डिपेंडेंसी ऑफ पार्टिकल, स्पिन डिपेंडेंसी ऑफ पार्टिकल। इट कैन एक्सप्लेन मोशन ऑफ, लिखो इट कैन एक्सप्लेन of spinless particle, s बराबर 0, spinless particles, ठीक है। देखो लाइक पायोन, ईटा, लाइक, इतना लिख लो, पायोन, बस लाइक पायोन ऐसे लिख लो आप, लाइक पायोन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो केजी इक्वेशन जो होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, स्पिनलेस पार्टिकल्स के लिए। लेकिन मेन हमें किसको एक्सप्लेन करना था, किसके लिए एक्सप्लेन करना था, इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए। तो वो किसने एक्सप्लेन किया था, डिराक ने, है ना। तो लिख लो इसके अंदर नेक्स्ट डिराक इक्वेशन, नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखेंगे डिराक इक्वेशन। डिराक इक्वेशन, ठीक। तो लिखो इसमें केजी इक्वेशन डज नॉट इंक्लूड केजी इक्वेशन does not include spin dependency of particle, spin dependency of particle, spin dependency of particle. So to discuss motion of spin half, so to discuss motion of spin half particle like electron, spin half particle like electron, Dirac define an equation, Dirac define an equation। तो डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। पहले ऑप्शन में बोलेगा कि केजी इक्वेशन इज डिफाइंड फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल एंड डिराक इक्वेशन इज डिफाइंड फॉर स्पिनलेस पार्टिकल। ऑप्शन बी बोल देगा केजी इक्वेशन स्पिनलेस के लिए है और डिराक आपके पास स्पिन हाफ के लिए। ऐसे करके 4 ऑप्शन तुम्हें दे देगा, दोनों स्पिन हाफ के लिए, दोनों स्पिनलेस पार्टिकल के लिए है। तो कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है। ये मैंने कल बुकलेट जो बटवाई थी वहाँ उसमें भी दे रखा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लिख लो इसके अंदर डिराक हैमिल्टोनियन, जो डिराक हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिराक हैमिल्टोनियन, डिराक हैमिल्टोनियन लिख लो H इज इक्वल टू C अल्फा I डॉट P प्लस बीटा MC स्क्वायर, C अल्फा I P प्लस बीटा MC स्क्वायर। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रिमेंबर, ठीक है। तो इसमें लिख लो वेयर अल्फा आई जो होगा, वेयर अल्फा आई क्या होता है भाई, अल्फा आई बताओ व्हाट इज अल्फा आई। हाँ 0 सिग्मा आई 0 फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। एंड बीटा आपके पास क्या होता है, व्हाट इज बीटा, हाँ I 0 माइनस आई, ये जिनको अपन डिराक हैमिल्टोनियन डिराक मैट्रिसेस बोलते हैं। देखो वेहर सिग्मा आई
वेहर सिग्मा आई को बोला जाता है पाउली मैट्रिसेस। ठीक, आई आपके पास क्या है भाई? आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यही होता है। ठीक, अल्फा आई एंड बीटा को बोला जाता है डिराक मैट्रिसेस। डिराक मैट्रिसेस, ये ध्यान रखना है भाई, है ना, रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। लिखो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक मैट्रिसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक मैट्रिसेस। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी में, फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप एक बार ये लिख लीजिएगा कि जो अल्फा आई होता है ना, अल्फा आई, वो आप लिख भी चुके हो। कितना होता है अल्फा आई? 0 सिग्मा आई 0। अच्छा, बीटा कितना लिखा आपने? आई 0 0 माइनस आई। अच्छा, ये अपन पढ़ चुके हैं ना, पाउली मैट्रिसेस लिख लो। वेहर सिग्मा आई आपके पास में क्या है? वेहर सिग्मा आई आपके पास क्या है भाई? पाउली मैट्रिसेस। मुझे जल्दी से इसकी वैल्यू बता दो। सिग्मा एक्स कितना होगा? 0 1 1 0। सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ? 0 माइनस आयटा, आयटा 0, और सिग्मा जेड होगा 1 0। ये लीजिए, दैट इज द डिराक पाउली मैट्रिसेस। तो पहली प्रॉपर्टी तो एक तरह से यही हो गई भाई, है ना। प्रॉपर्टी तो खैर वैसे अपन ने नहीं लिखी अभी, तो इस पहली प्रॉपर्टी में आप ऐसा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देखो इधर, ट्रेस ऑफ अल्फा आई कितना होगा, बता सकता है कोई? ट्रेस ऑफ अल्फा आई 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैं सिग्मा आई की वैल्यू रखूंगा, ये आप पूरा लिख सकते हो इसको, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनेगा ना, पूरा लिखेंगे जब, है ना। जैसे मैं एक लिख कर बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको अल्फा एक्स लिखना है फॉर एग्जांपल, या अल्फा 1 बोल दो इसको, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? 0 सिग्मा एक्स 0, यही होगा। अब 0 है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, तो इसको मैं लिखूंगा 0 0 0 0। सिग्मा एक्स क्या होता है? 0 1 1 0। सिग्मा एक्स अगेन 0 1 1 0, और ये 0 अगेन, ये हो जाएगा 0 0 0 0। तो बताओ इसका ट्रेस क्या हुआ तुम्हारे पास? ट्रेस इज द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ सिग्मा अल्फा आई, है ना, ट्रेस ऑफ अल्फा आई इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड ट्रेस ऑफ बीटा क्या होगा भाई? ये भी 0 ही होगा, है ना। बीटा को आप लिख सकते हो क्या? बीटा को कैसे लिखोगे? बीटा होता है आई 0 0 माइनस आई, हाँ, ये होता है। तो यहां से आई कितना होगा? 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1, ऐसे लिखेंगे ना। तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितना आएगा तुम्हारे पास में? 0 ही आएगा, देख लो। दूसरा प्रॉपर्टी लिखिए इसमें, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए। प्रॉपर्टी से दोनों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2016 में भी और 2021 में भी, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए। बताइए अल्फा आई का डेगर कितना आएगा? अल्फा आई आएगा, इसका मतलब हर्मिशन है ये, चेक करो। हर्मिशन नहीं आएगी, ठीक है। देखो अल्फा ई क्या होता है? अल्फा ई होता है तुम्हारे पास में 0 सिग्मा आई 0। इसका क्या लेना है तुम्हें? डेगा लेना है।
है ना। तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा आई का डेगर, सिग्मा आई का डेगर 0। बताओ सिग्मा आई एक हर्मिशन होती है नहीं होती है, पाउली मैट्रिसेस होती है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 सिग्मा आई 0, जो कि किसके बराबर हो जाएगा वापस से, अल्फा आई के बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो अल्फा आई का डेगर होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा आई के, एंड जो बीटा का डेगर होता है वो होता है बीटा की। इसका भी आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ जो डिराक मैट्रिसेस होती है वो हर्मिशन मैट्रिसेस होती है। सो अल्फा एंड बीटा हर्मिशन मैट्रिसेस, हर्मिशन मैट्रिसेस। नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए, इसमें थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए। तीसरा प्रॉपर्टी, अल्फा आई का स्क्वायर। बताइए अल्फा आई का स्क्वायर, अल्फा आई कितना था 0 सिग्मा आई 0, 0 सिग्मा आई 0। मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करेंगे तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया सिग्मा आई का स्क्वायर। यहाँ चेक कर लेना, 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ सिग्मा आई स्क्वायर आएगा। और ये किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर आई 0 0 आई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अल्फा आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई, अल्फा आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। एंड बीटा स्क्वायर भी कितना आएगा, कर लोगे, बीटा स्क्वायर दैट मीन्स सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आई था ना, आई 0 0 माइनस आई 0 0 माइनस आई। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो आई स्क्वायर 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे आई। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, ट्रेस ऑफ अल्फा आई का स्क्वायर। बताओ भाई जल्दी से, ट्रेस ऑफ अल्फा आई का स्क्वायर और ट्रेस ऑफ बीटा स्क्वायर। अब तो बता दो, हाँ 4 आएगा या नहीं आएगा, बोलो भाई, आएगा ना। जैसे इसको लिखोगे आप, है ना, ये एक ही बात है तुम्हारे पास। जैसे इसको लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, इसको 1 0 0 1, आई को ऐसा ही लिखोगे ना 2 क्रॉस 2 का, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। तो ट्रेस कितना हुआ इसका, 4 ही हो गया ना। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना कि ट्रेस तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर या फिर बीटा स्क्वायर का 4 होता है। नेक्स्ट लिखिए 5th नंबर, अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से, कितना आएगा,
हुआ 0 आएगा, तो ध्यान रखना ये 0 होता है। अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे जब अल्फा आई की वैल्यू रखोगे, अल्फा आई की वैल्यू कितनी है, अल्फा आई की वैल्यू तुम्हारे पास है 0, सिग्मा आई 0 है। बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास आई 0 0 माइनस आई, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास में अगेन आई 0 0 माइनस आई, और यहाँ पे तुम्हारे पास में 0 सिग्मा आई 0। ये कैलकुलेट करो तो इसको इससे करेंगे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 0 और इसको माइनस सिग्मा आई, इसको इससे करेंगे तो प्लस सिग्मा आई, और यहाँ पे चेक करना 0 आएगा। प्लस ऐसे इसका करोगे तो इसको इससे करोगे तो 0, तो ये 0 आएगा। इसको इससे करोगे तो प्लस सिग्मा आई, यहाँ पे भी माइनस सिग्मा आई आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, जो कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई, ऐसे लिखिए, है ना। 6th नंबर प्रॉपर्टी लिखिए, 6th नंबर प्रॉपर्टी लिखिए अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई, ये आप निकालिए भाई। हाँ जी, रखो वैल्यू, कुछ सोचना नहीं है, सोचोगे तो वो हो ही नहीं पाएगा। ये किसके बराबर आएगा, देखो अल्फा आई क्या होता है, व्हाट इज अल्फा आई, 0 सिग्मा आई 0, और अल्फा जे 0 सिग्मा जे 0, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा जे 0 सिग्मा जे 0, 0 सिग्मा आई 0, ये होगा। चलो मल्टीप्लाई करो इनको, इसको इससे करेंगे तो 0, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा आई सिग्मा जे, ये 0 दिस 0 सिग्मा आई सिग्मा जे, प्लस यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, देखो तुम्हारे पास यहाँ पे तुम करोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा जे सिग्मा आई 0 0 सिग्मा जे सिग्मा आई, चेक कर लेना, ठीक। अब दोनों को ऐड करना है तो क्या करूंगा मैं, सिग्मा आई सिग्मा जे प्लस सिग्मा जे सिग्मा आई, ठीक है ना। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे अगेन सिग्मा आई सिग्मा जे प्लस सिग्मा जे सिग्मा आई। कोई बता सकता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, 2, यस वेरी गुड, ये तुम्हारे पास होगा 2 डेल्टा आई जे और यहाँ पे सिग्मा आई, है ना। देखो ध्यान से, नहीं 2 आई डेल्टा आई जे आएगा भाई, 2 आई डेल्टा आई जे, 2 आई डेल्टा आई जे, चेक करो एक बार। अरे जब एक काम करो, आई बराबर जे रखो, आई बराबर जे रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा आई स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा आई स्क्वायर, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, आ रहा है ना 2 आई तुम्हारे पास में। और नोट अगर अलग अलग रखो तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट के लिए 0 हो जाएगा तुम्हारे पास, है ना। ये 0 ये 0, ये भी हो जाएगा 2 आई डेल्टा आई जे, क्लियर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये तुम्हारे पास बन जाएगा 2 आई डेल्टा आई जे आई 0 0 आई, ये बचेगा 1001, सॉरी नॉट आई 1001, ठीक है। इसको जब तुम सोल्व करोगे फाइनली तुम्हें मिलेगा अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई इज इक्वल टू 2 डेल्टा आई जे। चेक कर लो भाई इसको, 2 डेल्टा आई जे इंटू आई, लास्ट में आई भी आया।
ये आया समझ में, नहीं आया बताओ? सारी प्रॉपर्टी भी हो गई तुम्हारा और प्रूफ भी हो गया उनका, ठीक है। तो ये याद रख लेना आप। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं इसका। हो गया? एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए। RPSC 2021, choose wrong property, choose wrong property, wrong property of alpha and beta matrices, of alpha and beta matrices in Dirac equation, Dirac equation, ठीक। ऑप्शन ए आपके पास है, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिसेस मस्ट बी, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिसेस मस्ट बी प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन। ऑप्शन बी आपके पास है, ट्रेस ऑफ अल्फा आई कितना है? 0। ऑप्शन सी आपके पास है, अल्फ़ा जे बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा जे, ये बोल रहा है आई। और ऑप्शन डी आपके पास है, अल्फ़ा के प्लस अल्फ़ा जे इज इक्वल टू 0 फॉर जे इज नॉट इक्वल टू के। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन होगा? अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता ना एग्जाम के अंदर। देखो बहुत बार हो सकता है एग्जाम में हमने जो प्रॉपर्टी कैलकुलेट की है ना उसमें वो प्रॉपर्टी ना हो, कई बार हो सकता है ना छूट गई हो वो प्रॉपर्टी, लेकिन हम बाकी प्रॉपर्टी के लिए श्योर हो सकते हैं ना। देखो जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने नहीं लिखी लेकिन अब लिख लेंगे, ध्यान रखना। जैसे ये वाला, ये तुम्हें 100% है, पता है क्या होता है, ये 0 ही होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि तुम्हें बोला जा रहा है रॉन्ग कौन सा है, तो ये तो सही है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा क्या ये अल्फा जे बीटा प्लस बीटा अल्फा जे आई होता है क्या? ये तो किसके बराबर होता है? ये इक्वल होता है तुम्हारे पास इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी चेक करेंगे क्या? बाकी चेक ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हो। वैसे यहां देखो ये वाला बराबर 0 सही है, ये इसका मतलब ऑप्शन गलत हो गया ये, क्योंकि कौन सा रॉन्ग पूछा है ना। देखो ये लिख रखा है इसकी प्रॉपर्टी, यही तो है सेम तुम्हारे पास। अगर जे नॉट आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिसेस मस्ट भी कितनी होगी? प्लस माइनस 1। तो जितनी प्रॉपर्टी लिखी थी ना उसमें 7th प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि आइगन वैल्यूज ऑफ डिराक मैट्रिसेस विल बी प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी तुम्हारे पास में नहीं होगा। जो भी प्रॉपर्टी लिखी उसकी लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, आइगन वैल्यूज ऑफ डिराक मैट्रिसेस विल बी प्लस माइनस 1। डिटर्मिनेंट तो अब आ ही गया ना अपने आप ही तुम्हारे पास -1। जब इतना पता लग गया तो डिटर्मिनेंट तो -1 आ ही गया तुम्हारे पास अपने आप ही। ये थे तुम्हारे पास में। अच्छा इसमें अपन कुछ और देखें, अभी गामा मैट्रिसेस के बारे में और देखेंगे। वैसे वहाँ से क्वेश्चन कभी आया हुआ नहीं है, तो हो सकता है फ्यूचर एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो वो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और तुम्हारा अब क्वांटम का टेस्ट होगा भाई, तो एक साथ अपन 50 क्वेश्चन दे देते हैं और 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम मान के चलो 1 तारीख के आसपास टेस्ट होगा, क्योंकि तब तक तुम्हारा जो बचा हुआ क्वांटम का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।